दोस्तों, आप सबों के सामने एक छोटा सा सवाल कि ये घास के कौन से किस्म हैं। जी हाँ, अभी तक मैं इन्हें घास ही समझ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे इस घास की जो पोल है वो खुल चुकी है और खुली कुछ इस प्रकार से है। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर फूल निकल रहे हैं इस घास में से। और मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हमारे इस छोटे से बगिया में जो इन्हें जगह दी गई है सो क्यों दी गई है इन घासों को। लेकिन अब मामला सामने है कि ये घास नहीं है और ये रेड कलर का, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर का। काफ़ी अच्छे लगेंगे जब इन सभियों में, जी हाँ, इन सभियों में इस टाइप के फूल निकल जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। फिलहाल तो ये और उस सामने ये 3 हो चुके हैं और ये चौथा भी कतार में है। और जब फिर 3-4 दिन बाद मैं इन घास के पौधों का मुआयना किया तो कुछ इस प्रकार से खिले थे इनके ये फूल। दिख रहे हैं वंडरफुल, परंतु हैं ये फूल। तो इस तरफ खड़ी हैं कुछ साफ सुथरी गाड़ियाँ जो मेरे इस i10 एरा को चिढ़ा रही हैं साफ सफाई के मामले में। और आप देख सकते हैं परत इस पे गंदगी की, धूलों की, छींटों की किस तरह से जमी हुई है। और मुझे लगता है कि सफ़ेद गाड़ियों का सबसे जो बड़ा माइनस पॉइंट होता है वो यही होता है, सफ़ेद कलर की गाड़ियों का दाग दूर से दिखते हैं और अच्छे भी नहीं कह सकते इन दागों को। तो चलिए, जब से ये मेरे पास आई है तब से कभी इसे नहलाया नहीं है, प्यार से इसे सहलाया नहीं है। सो आज इसे ले चलते हैं अपने ही प्रतिष्ठान में, जहाँ कभी आप सबों को नहीं ले गया हूँ, और वहीं पे इसे नहलाएंगे और थोड़े थोड़े सहलाएंगे। तो दोस्तों, यही है हमारा वो प्रतिष्ठान जहाँ सिर्फ हमारी अपनी गाड़ियों का काम होता है। और ये बड़ी वाली गाड़ी हटेगी और फिर मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा धोने धुलाने के लिए। तो इसके हटने का इंतज़ार हो रहा है। और यहीं पे हमारी एक्सीडेंटल गाड़ियों का, जो टूटी फूटी गाड़ियाँ एक्सीडेंट कर जाती हैं, जो उनका यही काम होता है। एरा है वेटिंग में, इस गाड़ी के हटने का इंतज़ार हो रहा है और ये गाड़ी हट चुकी। अब मेरी एरा आगे बढ़ेगी और उसे खोएंगे। तो मेरी i10 पंख फैलाकर खड़ी हो गई है और अब इसे पहले एयर कंप्रेसर से साफ किया जाएगा। जो भी धूल होंगे, कण होंगे, वो उड़कर बाहर निकल जाएंगे। हमारे तिवारी जी जो है वो जो भी करते हैं पूरे दिल से करते हैं, चाहे साफ सफाई ही क्यों ना हो। और यही है वो बंदूक जिससे हमारे i10 पर बैठे हुए मैल टाइप के जो दुश्मन थे उनका सफाया किया गया, और वाटर कैनन भी कह सकते हैं इसे। हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह निकला दुकान जाने के लिए तो देखा कि मेरी i10 एरा जो है वो काफ़ी धूल से भरी हुई है। तो सबसे पहले मैंने इसे धोना कबूल किया, क्योंकि जब से ये मेरे हाथ आई है कभी मैंने इसे नहलाया धुलाया नहीं था। तो इसे नहलाने के लिए अपने ही गैरेज पे चला गया और हो चुकी है इसकी धुलाई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे चकाचक खड़ी है। और अब चलते हैं काम की तरफ। तो काम पर चलते चलते दोस्तों आप सबों से कुछ बातें भी करते चलेंगे किसी विषयों पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप सबों से बातचीत करने की। तो दोस्तों, आज हम बात करना चाहेंगे आप सबों से परिवहन के मुद्दे पर। परिवहन का मतलब है कि आवागमन के जो साधन होते हैं, जो चीज़ें हमें एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती हैं, उन चीज़ों के बारे में और उन चीज़ों के जो एहतियात होते हैं, जो सतर्कता होती है हम सबों को सुरक्षित रखने की,
उसके बारे में आप सबों से आज हम बात करना चाहेंगे। तो बात कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि हम ही या आप ही, लेकिन जब हम सफ़र करते हैं अलग अलग मोड से, अलग अलग तरीक़ों से, तो हमारे सुरक्षा का जो एहतियात है जो बरती जाती है वो भी चेंज हो जाया करता है। जैसे कि अगर हम हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो आप देखे ही हैं कितनी कड़ी वो जांच होती है। उसके बाद सब कुछ सुनिश्चित किया जाता है, आप किसी चीज़ के मरीज तो नहीं हैं, आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो उस हिसाब से आपको सीटें दी जाएंगी, आगे या पीछे या बीच में वो चुनी जाएंगी। अगर आप मरीज किस्म के हैं तो इंजन के सामने देना है या नहीं देना है, ये सब कुछ एहतियात बरते जाते हैं। और सीट बेल्ट कब लगाएं, कब खोलें, और पूछताछ करने वाले लोग भी होते हैं कि भाई आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तो बहुत तरह से। और सुरक्षा को सर्वोपरि रखा जाता है। प्लेन जब हवाई जहाज़ जब वो टेकअप करने वाली होती है तो पहले ही एयर होस्टेसें जो होती हैं वो हमें समझा देती हैं कि आपात स्थिति में हमें क्या करना है, पैसेंजरों को आपात स्थिति में क्या करना है। प्लेन अगर समुद्र में उतर जाए तो क्या करें, या ज़मीन पे कुछ उल्टी लैंडिंग हो जाए तो क्या करें, तो या ऑक्सीजन का लेयर कम होने लगे तो क्या करें। इस सब चीज़ों पे बातचीत होती है हवाई जहाज़ में। लेकिन जब हम बस में बैठते हैं दोस्तों तो कोई ये भी सुनिश्चित नहीं करता कि हमारे सीट बेल्ट्स हैं या नहीं। वोल्वो बसेस, मर्सिडीज बेंज टाइप की बसेस में मैंने देखा है हर सीट पे सीट बेल्ट हुआ करती हैं, लेकिन बाकी जो ये बसें हुआ करती हैं जो कम कीमत वाली होती हैं, जो अधिक महंगी बसें नहीं होती, उन पे मुझे नहीं लगता कि उनके हर सीट पे वो सीट बेल्ट होता होगा, या ज़्यादातर तो मैंने देखा ही नहीं है कि हैं किसी बस में सीट बेल्ट। और जैसे हवाई जहाज़ के ड्राइवर की परीक्षा ली जाती है, उनका परीक्षण होता है, टेस्ट किया जाता है कि कहीं आप लिए हुए तो नहीं हैं, पिए हुए तो नहीं हैं। लेकिन इस टाइप की जांच बसों में नहीं होती कि ड्राइवर बस का जो है वो पिया हुआ है या नहीं है। तो जब भी बस जो है बस स्टैंड से बाहर निकलती है तो ज़रूरी है कि बस के ड्राइवरों का टेस्ट हो। वो कौन सा टेस्ट कहते हैं, वो वाला कि आप शराब पिए हैं या नहीं, या किसी अन्य प्रकार का नशा किए हैं या नहीं, ये सुनिश्चित होने के बाद ही बस को रवाना करनी चाहिए। लेकिन ये जहमत उठाएगा कौन, किसके सिर जाएगा ये काम, किसके जिम्मे, तो ये तय नहीं है। और बस में इतने लोग बैठने हैं, जैसे 50 सवारियां बैठनी हैं तो लोकल बसों में 70 भी हो जाया करती हैं, 80 भी, और गांव देहातों में जाएंगे तो 50 की जगह 100 भी हो जाते हैं। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि सीटों से अधिक सवारियां न हो। तो सुरक्षा के तमाम इंतजाम वही है। या हाईवे पे जब बस चलती है, नाइट सर्विसें हो या डे सर्विसें हो, तो जगह जगह ऐसे केंद्र बनाए जाएं जहां की बसों को रोककर उनके चालक को टेस्ट किया जाए कि भाई आप नशे में तो बस नहीं चला रहे। या ट्रक चालक, जो मेरा मानना है, लोगों का मानना है कि बदनाम होते हैं नशे के लिए, तो उनका भी टेस्ट होना चाहिए कि कहीं आप ये जो ट्रक चला रहे हैं वो नशे में तो नहीं चला रहे। अगर इस टाइप के एहतियात बरतने लगे हम सभी लोग, जैसे कि हवाई जहाज में फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है, तो जाहिर है दोस्तों कि हमारे जो सड़क पे दुर्घटना होते हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी और लोग भी सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे, ये मेरा मानना है। तो चलिए, ये हो गई एक बात। अब कोविड-19 के टाइम सारे क्रेडिट लेकर कोविड-19 ही जा रहा है। अभी तक भी कोविड-19 का टाइम क्या, अभी भी तो कोविड-19 ही चल रहा है। तो सारे क्रेज जो है किसी भी चीज़ का, जो भी कारण हो, वो सब कोविड-19 अपने नाम अपने सिर ले रहा है। ये हुआ तो कोविड-19 के कारण, वो हुआ तो कोविड-19 के कारण, अब इस टाइप का होगा तो कोविड-19 के कारण, अब फिल्में इस तरह देखनी होंगी तो इस टाइप के कारण। तो बहुत कुछ ये सारी दुनिया को बदल के रख दिया है कोविड-19 ने। अब देखिए, हाल ही फिलहाल हमारे जो गांगुली हैं, सौरव गांगुली, हमारे दादा, क्रिकेट की दुनिया में वो चमकता सितारा हैं भारतवर्ष के। तो हमारे दादा जो है वो फॉर्च्यून रिफाइन के ब्रांड एम्बेसडर थे। वो प्रचार प्रसार किया करते थे उसके कि भाई
फॉर्चून खाएं, दिल को सेहतमंद रखें। लेकिन हाल ही फिलहाल जब उन्हें दिल का दौरा आया तो मामला उल्टा पड़ गया। फॉर्चून कंपनी ने तुरंत में उनकी जो एडवर्टाइजमेंट थी, जो प्रचार प्रसार था दादा का, सौरभ गांगुली जी का, उसे बंद करा दिया गया। क्योंकि भाई मामला सेहत का था और सेहत ही खो दिए दादा, तो ऐसे में उन्हें कैसे अब प्रचारक रखा जा सकता है। तो वो प्रचार आना टीवी पे बंद हो गया। ठीक इसी प्रकार का कुछ सालों पहले भी हुआ था दोस्तों, जब हमारे क्रिकेटर ही, जी हाँ, फिल्म स्टार और क्रिकेटर, ये दोनों में हम लोग एक प्रचारक देखते हैं जो कि मेगा प्रचारक, मेगा स्टार तो मेगा प्रचारक। तो रिवाइटल नाम की एक गोली थी जो कि आपको तरह तरह की विटामिनें दिया करती थी। रिवाइटल ऐसा दावा है उस कंपनी का। तो उसका प्रचार प्रसार करते थे हमारे सलमान खान जी। तो उनकी उम्र कुछ बढ़ने लगी तो उनसे ये तमगा छीनकर युवराज सिंह को दे दिया गया, हमारे क्रिकेटर युवराज सिंह। और जब वो कैंसर से पीड़ित हो गए तो उनसे भी ये प्रचारक वाला जो तमगा है वो वापस ले लिया गया और इसे फिलहाल दे दिया गया है हमारे सर धोनी को। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जी को। तो चलिए, अब सब कुछ इसी प्रकार से चल रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रचारक हो, स्टार प्रचारक, क्रिकेटर, चाहे कोई भी सेलिब्रिटी, तो किसी भी उत्पाद के प्रचार करने से पहले उसकी गुणवत्ता को जांच लें, या ये भी तय करें और पब्लिक को भी बताएं कि क्या आप उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं या नहीं, उसे आप इस्तेमाल में लाते हैं या नहीं। अगर इस्तेमाल में नहीं लाते, मात्र प्रचार भर कर रहे हैं, तो आपके प्रशंसकों के साथ आप धोखा कर रहे हैं एक तरह से। तो यही सब कुछ बातें थी दोस्तों। और एक आखिरी बात अंत में यही मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि जब हम बच्चे थे, आप भी अगर 30-35 के हो या 35 प्लस हो, तो आपको भी शायद याद होगा कि किसी के घर में कोई कैलेंडर मिले या ना मिले, लेकिन एक कैलेंडर आम था। और वो कैलेंडर कौन सा था? स्वर्ग और नर्क वाला। कि आप कम माप तौल करते हैं, किराने की आपकी दुकान है या किसी भी चीज़ की दुकान है, और आप कम माप तौल करके बेचते हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो आपको गर्म तेल में तला जाएगा नर्क में। वहाँ आरी से, लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है, उससे आपको काटा जाएगा। ये सारे कुछ दिखाए जाते थे कि आप भाई के साथ गद्दारी करेंगे तो ये सजा मुकर्रर है, अगर आप अपने दोस्त के साथ गद्दारी करते हैं तो आपको ये सजा मिलेगी। तो इस टाइप के सजाओं का विभाग बटा हुआ था। और सुख का भी, कि अगर आप इस टाइप से करते हैं धर्म कार्य, अच्छे कार्य, तो आपको वहाँ ये वाला आसन मिलेगा या वो वाला आसन मिलेगा, ऊंचा स्थान मिलेगा आपको। ये कैलेंडर पहले हर घर में आम हुआ करती थी। तो लोगों में अच्छाई बुराई का थोड़ा सा भाव भी जगता था, भले उस पर वो अमल करें या ना करें, लेकिन जब नज़रें वहाँ जाती थी तो कम से कम अपने किए कर्मों पर वो जरूर एक सरसरी निगाह दौड़ा लिया करते थे कि मेरे हाथों तो कम से कम ये नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसकी वो भूल चूक की सुधार करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उस टाइप के कैलेंडर मुझे नहीं दिखते, काफ़ी सालों से मैंने कहीं नहीं देखा है। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से पसंद आते हो तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, कमेंट और शेयर के झमेले में पहले भी आप सबों को नहीं डाला है और आज भी नहीं डालना चाहूँगा। तो इसी के साथ जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान दोस्तों। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए।